कुछ दिनों पहले हमने उन मोटरसाइकिल्स पे वीडियो बनाई जो किसी ना किसी वजह से भारतीय मार्केट में नहीं चले, और उस वीडियो पे आप सभी के सजेशंस और कमेंट्स देख के जाहिर है कि सीक्वल तो बनता है बॉस। पर आज हम इसके दूसरे पहलू पे ध्यान देंगे, मतलब कि आज के वीडियो में आपको उन स्कूटर्स के बारे में बताएंगे जो भारतीय मार्केट ही नहीं बल्कि कई केसेस में हमारे याददाश्त से भी गायब हो गए। पर वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लेट 1990s में जब टीवीएस स्कूटी बिगिनर मार्केट पे राज कर रहे थे, तभी बजाज ने राइवल के तौर पे लाया स्पिरिट, जो उसके प्रीवियस स्मॉल कैपेसिटी स्कूटर बजाज सनी का एक तरह का अपडेटेड वर्जन था। बजाज स्पिरिट में नॉर्मल फीचर्स मतलब कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट और अंडर सीट स्टोरेज के साथ वेरिएटर मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बजाय 2 स्टेप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था, जो बजाज के मुताबिक ग्रेडेबिलिटी मतलब चढ़ाई को ज्यादा इजीली पार कर पाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी उस वक्त के लिए बेशक काफी एडवांस था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह काफी बार ठीक से काम नहीं करता था, इतना कि नए स्कूटर्स में भी प्रॉब्लम्स के खबर आने लगे। और तो और 2003 में टीवीएस ने स्कूटी पेप लॉन्च किया, जिसमें पुराने स्कूटी के वो जाने माने नाम के साथ थोड़ा बड़ा 4 स्ट्रोक इंजन था, मतलब कि बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी। और इसे देखते हुए ज्यादातर लोगों का ध्यान बजाज स्पिरिट से पूरी तरह से हट गया। मिड 2000s में एमिशन नॉर्म्स के आने के वजह से 2 स्ट्रोक स्कूटर्स मार्केट से हट गए। अब कुछ ऐसे स्कूटर्स हैं जिनके जाने का गम बहुत ही कम लोगों का था, लेकिन 2 स्ट्रोक स्कूटर्स में काफी जाने माने नामों की भी गिनती थी। अब होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, पर काइनेटिक अपना बना बनाया नाम इतने आसानी से नहीं जाने देना चाहते था, जिस वजह से उन्होंने बनाया काइनेटिक 4S नए 4 स्ट्रोक इंजन के साथ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम था कि काइनेटिक ने 4S में कुछ भी इनोवेशन नहीं किया था। इसमें वही पुराना लुक था भारी मेटल बॉडी के साथ, और तो और 4S में अंडर सीट स्टोरेज था ही नहीं। तो प्रैक्टिकलिटी हो या परफॉर्मेंस, काइनेटिक 4S अपने राइवल से हारता ही गया और करीब 4 साल के अंदर अंदर ही डिसकंटिन्यू हो गया। बजाज एक ब्रांड है जो नई टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट करने में कभी पीछे नहीं हटता, और यही जोश उन्होंने 2007 में दिखाया जब उन्होंने लॉन्च किया बजाज क्रिस्टल, जो बजाज के ट्रेडमार्क BTSI टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि एप्रन माउंटेड फ्यूल फिलर कैप वाला पहला इंडियन स्कूटर था। अब सच कहें तो क्रिस्टल के पावरफुल इंजन, कम कर्व वेट, टेलीस्कोपिक फोर्क्स और फ्लोरबोर्ड माउंटेड फ्यूल टैंक मतलब लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसका परफॉर्मेंस और हैंडलिंग काफी मजेदार था। लेकिन बजाज क्रिस्टल के ऑन सेल जाने के कुछ ही महीनों में काफी ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे, जहां इसके फ्लोरबोर्ड माउंटेड फ्यूल टैंक से इसके इंजन में पेट्रोल ठीक से नहीं जा पा रहा था। इन सब के वजह से ज्यादातर लोगों का ध्यान पहले से ही क्रिस्टल के बजाय होंडा एक्टिवा की ओर जाने लगा। और तो और जब बजाज क्रिस्टल आउट ऑफ प्रोडक्शन गया तो बजाज खुद ही स्कूटर मार्केट से पीछे हट गया। तो जैसे आपने कुछ ही समय पहले देखा, 4 स्ट्रोक दौर में काइनेटिक स्कूटर्स कुछ खास नहीं थे, पर 2006 में काइनेटिक ने एक बड़ा दांव खेला जब उन्होंने अपने एक पार्टनर GF 170 के इंजन को अपने दूसरे पार्टनर इटालजेट के जुपिटर स्कूटर में समाकर बनाया इंडिया का पहला मैक्सी स्कूटर काइनेटिक ब्लेज। अब काइनेटिक ब्लेज में काफी सारे चीजें जैसे टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, फ्रंट डिस्क ब्रेक, ट्विन रियर शॉक और रेडियल टायर्स उस जमाने के लिए काफी यूनिक चीज थी। और तो और इसके परफॉर्मेंस स्पेक्स तभी नहीं बल्कि आज के लिए भी काफी तगड़े माने जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काइनेटिक ब्लेज अपने समय से काफी पहले लॉन्च हुआ था, जब लोगों का ध्यान फ्यूल एफिशिएंसी और वैल्यू फॉर मनी पे था, ना कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पे। इसी वजह से 2008 में
जब महिंद्रा ने काइनेटिक को अक्वायर किया तो उस समय ब्लेज भी डिसकंटिन्यू हो गया। पर फन फैक्ट, ब्लेज के डिसकंटिन्यू होने के 13 साल बाद ही यामाहा एरोक्स आया इससे बेहतर स्पेसिफिकेशंस लेके, और उसके भी 1 साल बाद कीवे स्कूटर्स आए और फाइनली इंजन साइज के मामले में ब्लेज को हरा पाए। अब ये कोई रहस्य की बात तो नहीं है कि काफी सारे कंपनीज अपने जाने माने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट के लिए कस्टमाइज करते हैं, जो काफी बार सक्सेसफुल हो जाते हैं और काफी बार नहीं। 2016 में होंडा को भी कुछ ऐसा ही ख्याल आया होगा जब उन्होंने अपने ग्रॉम नाम के स्मॉल कैपेसिटी मोटरसाइकिल को इंडिया में लाना चाहा, पर यहां आते आते वो मोटरसाइकिल से स्कूटर बन गया और हमें मिला होंडा नवी, जो देखने में काफी यूनिक था और इनफैक्ट 1970s के राजदूत GTS 175 या बॉबी जैसा ही दिखता था। और तो और इसके मोटरसाइकिल जैसे राइडिंग पोजीशन और कम कर्व वेट के वजह से इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी काफी मजेदार था। पर इसमें प्रैक्टिकलिटी की काफी कमी थी। अंडर सीट स्टोरेज ना के बराबर था और मोटरसाइकिल जैसे फ्यूल टैंक लोकेशन होने के वजह से फ्लोरबोर्ड पे भी चीजें रखना काफी मुश्किल था। हालांकि होंडा ने इसके लिए ऑप्शनल लगेज स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया, और तो और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मोटरसाइकिल्स ही नहीं बल्कि काफी सारे स्कूटर से ही कम ही थी। इन सब चीजों के वजह से लोगों में इसके लिए रेस्पॉन्स काफी कम ही था और BS6 दौर आते आते काफी सारे होंडा शोरूम्स ने स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए CBR 250R खरीदने वालों को होंडा नवी मानो फ्री में देने लगे। आज के फाइनल स्कूटर के बारे में आपको बताते हुए हमें थोड़ा तो दुख हो रहा है। पूछिए क्यों? वेल, आजकल के स्कूटर्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इल्यूमिनेटेड अंडर सीट स्टोरेज और एप्रन माउंटेड फ्यूल फिलर जैसे फीचर्स मिलते हैं, पर ताज्जुब की बात है कि ये सारे फीचर्स 2012 में ही महिंद्रा रोडियो RZ 125 में मिलते थे। और तो और रोडियो RZ 125 के डिजिटल कंसोल में साइड स्टैंड अलर्ट भी था, और जबकि आजकल के स्कूटर्स में एप्रन माउंटेड USB पोर्ट मिलता है, रोडियो में एप्रन माउंटेड 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता था, जहां पे आप मोबाइल फोन चार्जर ही नहीं बल्कि एयर इन्फ्लेटर भी चला सकते थे। पर अफसोस 2015 में जब महिंद्रा ने अपना स्कूटर डिवीजन बंद किया, जाहिर है RZ 125 भी डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये थी हमारी लिस्ट उन स्कूटर्स की जो हमारे मार्केट में टिक नहीं पाए। इनमें से क्या कुछ ऐसे स्कूटर्स हैं जो आपके या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास थे? कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। साथ में आपके हिसाब से इस लिस्ट में कौन से स्कूटर्स होने चाहिए थे, कमेंट्स में वो भी जोड़ दीजिए। और हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानकारी के लिए तो मिलते हैं जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग टू व्हीलर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।